मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक खदाविया। इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और हमारे साथ मौजूद है नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेस नेता श्री नरेंद्र नाहटा। आइए उनसे बात करते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर यह चुनाव लड़ा जाएगा और कैसे हालात होंगे। नाहटा जी, आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और आने वाला चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक चुनाव जो अभी निकला जिसमें कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, आप क्या सोचते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसे कौन से खास और प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी? देखिए, देश का हर वर्ग इस वक्त मोदी सरकार की नीतियों से और कार्यक्रमों से परेशान है। इन 3 राज्यों में जहां बीजेपी की हार हुई है, ये तो प्रमाणित हो गया कि किसान बहुत नाराज है। इस प्रमाण पर इस पर मोहर भी खुद मोदी सरकार लगा रही है और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे हैं, जो आए दिन इन दिनों किसानों की बात करने लग गए। उन्हें 4.5 पौने 5 साल किसानों की याद नहीं आई, जब फसलों के भाव किसान को नहीं मिल रहे थे, किसान परेशान था और सरकार कुछ नहीं कर रही थी, तो किसान बहुत परेशान था। ये यदि आप देखें तो वही स्थिति व्यापारी की भी है कि जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण व्यापार का इतना नुकसान हुआ और उसके बाद जो मोदी जी बहुत ज्यादा विदेशों में घूमते हैं और विदेशी मॉडल्स को लेके आते हैं, जैसे डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ जो ऑनलाइन ट्रेड आया है, वॉलमार्ट और अमेज़न और ये जो बड़े बड़े कंपनियां आई हैं, इनने जिस तरीके से एक छोटे रिटेल व्यापारी को बर्बाद किया है, ये एक दूसरा बड़ा मुद्दा है। इस देश में किस तरह की व्यवस्था चलेगी? वो व्यवस्था जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, या वो व्यवस्था कि बाहर से कंपनी आए, बड़ा पैसा लेके आए और हमारे लोगों को बर्बाद कर दें? मोदी सरकार का रास्ता बहुत साफ दिखता है कि वो बड़ी कंपनियों को एनकरेज कर रही है और इस तरीके से यहाँ का छोटा व्यापारी बर्बाद हो रहा। तो किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। इंडस्ट्री को आप देखें, जो हम मानते थे कि कुछ चुने हुए इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद कर रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बहुत उम्मीद थी कि मोदी जी के आने के बाद बहुत कुछ होगा, आप वहां भी देख लें तो स्थिति बहुत खराब है। यूथ को देख लें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के समय में जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था और जिस तरीके से सैलरी में इंक्रीमेंट्स, एक जमाने में जब 16.5% का एवरेज सैलरी बढ़ी थी, तब वो सारे वर्ल्ड में इस देश ने रिकॉर्ड बनाया था। आज वही यूथ बेरोजगारी भत्ते की बातें कर रहा है और सड़क पे घूम रहा है, इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया, लॉ कर लिया और उसके बाद उसके पास जॉब नहीं है। तो ये वो हालात है कि जिसमें देश परेशान है। और इससे सबसे बड़ी बात, इस 70 साल में हमने संस्थाओं को बनाया था, संसद को कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट को कह लीजिए, इलेक्शन कमीशन कह लीजिए, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज थी जिन पर राजनीति का असर नहीं था। सबसे बड़े दुर्भाग्यजनक बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिवोल्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में बातें आ रही हैं, सीएजी को लेके बातें आ रही हैं। तो ये फिर आगे क्या बता रहा कि देश की जो देश का प्रजातंत्र खतरे में है, सारा वर्ग नाराज है और प्रजातंत्र खतरे में। यही इस लोकसभा चुनाव का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा। नाहटा जी, इस देश के अंदर एक सीन आपने भी देखा होगा, सन 2000 के बाद जब कभी भी नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता था या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी होती थी तो बड़े पैमाने पे नाराजगी होती थी और लोग निकल के सामने आ जाते थे। लेकिन इस समय आपकी पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो सरेआम खुलेआम बार बार एक बात बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो ये दोनों स्थितियां जो आपके सामने है, ये क्या लगता है आपको, क्या रीजन है इतना बड़ा फेर बदल के, एक जब मोदी जी जब आए थे तब और आज की स्थितियां ये बन रही है? जितनी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ने जो नियमित रूप से सर्वे करती हैं, जिसको मूड ऑफ नेशन कहते हैं या इस तरह की कोई और शब्द देते हैं, आप देखेंगे कि उसमें धीरे धीरे मोदी जी का ग्राफ नीचे जा रहा है।
पिछले दिनों में राहुल जी का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ा है और अभी इन 3 राज्यों के चुनाव में, उसके पहले कर्नाटक, उसके पहले गुजरात, उसके पहले सारे उपचुनाव जो हुए, उन सब ने कांग्रेस और राहुल जी के ग्राफ को बहुत तेजी से ऊपर बढ़ाया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ स्पष्ट रूप से कि मोदी जी के प्रति नाराजगी बढ़ रही है और मोदी जी की असफलताओं पर जनता संज्ञान लेने लगी है। वही कारण है कि अब आप जब मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं तो मोदी जी का साथ देने वाले कम हो जाते हैं, और जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है कहते हैं तो लोगों को लगता है कि इसमें कुछ है, और जब मोदी जी उस बहस से भागते हैं और मुद्दों से भागते हैं तो फिर देश की जनता समझने लगती है कि कहीं दाल में काला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी अब शायद परिस्थितियों का सामना करने में असफल हो रहे हैं। एक और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और आप उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पे किसान आंदोलन हुआ था, तो क्या मानते हैं आपके सरकार के सामने किसानों को लेके कितनी बड़ी चुनौती, कितने काम सरकार को करने होंगे किसानों के हित में? मैं समझता हूं कि इस सरकार के, हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो खेती और किसान है। हमने इसीलिए उसको तात्कालिक राहत के लिए 2 लाख रुपए के कर्जे की राहत की बात की थी, कर्जा माफी की, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने आते ही पहले दिन, हमने तो, राहुल जी ने तो 10 दिन का समय मांगा था, हमारे मुख्यमंत्री ने तो 2 दिन में उस काम को करके बताया, और हम एक व्यवस्थित तरीके से उस योजना को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने जो दूसरी समस्या है किसान को लेकर, वो है फसलों के भाव को लेकर। आज भी फसलों के भाव किसान को मिल नहीं रहे। केंद्र सरकार के बगैर सहयोग के हमें थोड़ा सा इसमें मुश्किल जरूर जाएगी, लेकिन इस सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसानों को फसलों के भाव अच्छे मिले और वो सारी चीजें जो खेती के प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती हैं, वो उसको सुगमता से मिले। यूरिया की स्थिति सबने देखी है और प्रधानमंत्री जी कितने कटे हुए हैं देश से। इसका उदाहरण यह कि मंदसौर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में यूरिया नहीं मिलता था और अब तो यूरिया विपुलता में उपलब्ध है, जबकि सच्चाई बिल्कुल विपरीत थी और किसान ने इस बात पर हंसा। तो ये किसान को हम सुगमता से उसकी चीजें उपलब्ध करा सकें और उसको खेती के अच्छे भाव दिला सकें, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूं कमलनाथ जी का प्रशासकीय अनुभव हम के साथ हम इसको हल करने में सफल होंगे। डॉक्टर जी, एक खास बात और जो मेरे देखने में आती रही है कि जब फसल जो है किसान के खेत में होती है तो उसका भाव रसातल और गड्ढे में चला जाता है, लेकिन जब वो व्यापारियों के गोदाम में जाती है तो उसका भाव आसमान छूने लगता है। अभी लगातार हम देखते रहे हैं कि कहीं मवेशियों को लोग प्याज खिला रहे हैं, कहीं लहसुन फेंक रहे हैं। तो और ये पूरा जो इलाका है, जो संसदीय क्षेत्र है नीमच मंदसौर, यहाँ पे लहसुन और प्याज के बड़े संख्या में किसान हैं। तो इसके लिए आप कुछ सोचते हैं कि ये सरकार कुछ ऐसा करे जिससे कि ये भाव में जो भारी फ्लक्चुएशन है अप एंड डाउन से, वो खत्म और एक निश्चित रेट जो है किसानों को मिले? देखिए, जो एमएसपी वाली व्यवस्था थी और स्वामीनारायण कमेटी की जो रिपोर्ट को लागू करने की बात थी, उसका आशय यही था जो आप कह रहे हैं। किसान बहुत, मैंने कहा था किसान बहुत परेशान है और यही उसका कारण था कि हमने कहा था उसको 50% लागत मूल्य पे उसको प्रॉफिट मिले। इस सरकार ने वादा किया और पिछले बजट में जेटली जी ने कहा कहीं नहीं मिल रहा, लोग इसको भी समझ रहे हैं। और ठीक कहा आपने कि यही चुनौती सरकार के सामने है कि हम उसको कम से कम एक न्यूनतम मूल्य ऐसा दिला सके जिससे वो थोड़ा बहुत अपनी मेहनत का रिटर्न ले सके और वही फिर अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने में योगदान दे सके। लेकिन केंद्र सरकार के होते हुए मुझे काम थोड़ा मुश्किल दिखता है, क्योंकि आखिर उनकी नीतियां प्रभावित करती हैं। वो कब इंपोर्ट चालू कर देते हैं, कब एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, इसका असर भी आता है। और वो किन्हीं और कारणों से कब जब चाहते हैं एक्सपोर्ट खोल देते हैं, एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, इंपोर्ट खोल देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी घटा देते हैं। जिनको फायदा पहुंचाना हो मेरे ख्याल से देश जानता है। तो ये बड़ी चुनौती केंद्र सरकार की बगैर सहयोग के शायद राज्य सरकार को बहुत कठिनाई जाएगी, पर राज्य सरकार का एक कमिटमेंट है। हमने जो वचन पत्र जारी किया था, हमने उसमें स्पष्ट कहा था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम फसलें खरीदेंगे और हमने उसकी रेंज को भी बहुत बढ़ाया था। तो ये सरकार को करना पड़ेगा और मुझे लगता है सरकार इसको करने में सफल होगी। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की है, उससे जुड़ा एक बड़ा मामला है जो इस संसदीय क्षेत्र का है, वो ये है पोस्ते दाने का।
यहाँ का जो भारतीय पोस्ता दाना है वो इसलिए बाजार के अंदर अपनी पहचान खोता जा रहा है कि टर्की और चाइना से 250 रुपये 300 रुपये किलो में पोस्ता दाना आ रहा है। ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो आयात निर्यात नीति के चलते हो रहा है, उसके कारण मालवा के अंदर अफीम किसानों की कमर टूट रही है। इस मामले में ये मामला आपके संज्ञान में आया है? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देखिए कि अफीम की खेती को अगर आप देखें तो उसकी वायबिलिटी, उसकी अर्थव्यवस्था इस बात पर ही टिकी थी कि उसमें पोस्ता दाना का बेहतर रेट मिले और फिर डोला चूरी खरीदा जाए। सरकार पोस्ता दाना का रेट मेंटेन करने में असफल रही और डोला चूरी की खरीदी के जिस तरह के कांड हुए हैं, केवल मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते रहे, किया कुछ नहीं, ये भी लोगों के सामने। तो आप ठीक कह रहे हैं कि अफीम के किसान की तो कमर टूट गई है। और यही मैंने कहा था कि केंद्र सरकार के बगैर सहयोग के राज्य सरकार को कठिनाई आएगी। अब ये केंद्र सरकार को चाहिए कि वो टर्की से मंगाना बंद करे और मध्य प्रदेश के और खास करके मंदसौर रतलाम के किसान को खड़ा होने का अवसर दे। राज्य सरकार इसके लिए, क्या आपको ये लगता नहीं है कि जो स्वदेशी अभियान जो बीजेपी चलाती है और उसी की सरकार में चाइना और टर्की से बेहिसाब पोस्ता आ रहा है? आप इसको यूं बताएं कि जिन लोगों ने स्वदेशी जागरण अभियान चलाया वही मेक इन इंडिया की बातें जरूर करते हैं लेकिन विदेशों से ला रहे हैं। एक तरफ स्वदेशी जागरण मंच यहां पर चाइनीज गुड्स के बहिष्कार की बात कर रहा था और उधर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी चाइना गए और उनके साथ अगले 5 वर्षों में व्यापार को डबल करने का अनुबंध करके आए। तो ये ऐसे परस्पर विरोधी काम, जहां वो मानते हैं कि इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है और कुछ भी अलग अलग समय पे अलग अलग बातें कही जा सकती, वो करते आ रहे हैं और अभी तक चली। लेकिन इस चुनाव में मुझे लगता है कि जनता वो उनको पहचान चुकी है। एक और खास बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में सेकुलर राजनीति का एक बड़ा चेहरा है आप। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख दी है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की सुनवाई को लेकर। 28 साल पहले 1990 में पहली बार कार सेवा अयोध्या में हुई थी। इस समय ठीक 28 साल हो गए, यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चुनाव आते हैं तभी ये मंदिर मुद्दा उठता है? इसमें तो कोई शक है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति पूरी तरीके से ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है और समाज के ध्रुवीकरण करने का में मंदिर एक प्रमुख मुद्दा है। धारा 370 है और इस तरह के कुछ मुद्दे हैं। पर्सनल सिविल कोड था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, ये मुद्दे थे। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई बात कर नहीं रहा, धारा 370 की कोई बात कर नहीं रहा, मंदिर की बात 4.5 साल याद नहीं आई। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तो पहले तो कोर्ट का फैसला हो जाने दो, फिर हम सरकार ऑर्डिनेंस लाने की सोचेगी। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने क्या कहा था? यही कहा था कि जो न्यायपालिका का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे और इस पर सारा देश सहमत था। आज भी आप देखें तो हिंदू और मुसलमान इस बात पर सहमत है कि जो न्यायपालिका का निर्णय आएगा उसको हम स्वीकार कर लेंगे। अब आज अगर आप न्यायपालिका के निर्णय की बात करते हो तो मैं पूछता हूं कि क्या आप उन कार सेवकों की मौत के जवाबदार नहीं हो जब आपने इसी तर्क को नहीं स्वीकार किया कि न्यायपालिका पर इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। आपने देश में केवल चुनावों की खातिर उग्र भावनाएं भड़काई और इतने कार सेवकों को शहीद करा दिया। सारे देश में पता नहीं कितना मारकाट हुई, कितने लोग मरे। 2002 में गुजरात जो कुछ हुआ वो इसी का परिणाम था। उसके पहले बंबई में जो कुछ दंगे हुए वो इसी का परिणाम थे। और आज इतना सब करने के बाद, इतने लोगों की मौत को करवा देने के बाद, अगर आज आप कहते हो कि हम न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार करेंगे तो फिर देश इस धोखे को जरूर समझेगा। तो ये पूरी जो बात आपने कही, तो क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जमीन पे इन सब चीजों के परिणाम जो है बीजेपी को फेस करने पड़ेंगे? क्यों नहीं करने पड़ेंगे और क्यों नहीं करना चाहिए? ये इस देश का मतदाता बहुत परिपक्व है। उसने जब मौका आया उसने प्रधानमंत्रियों को भी हरा दिया, प्रधानमंत्रियों के पद के उम्मीदवारों को भी हरा दिया। इसका मौका आया उसने पार्टियों को उखाड़ के फेंका। और जब सारे देश के सामने आज इस तरह का खतरा है, इसकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो रही है, इसकी सामाजिक जो हमारा धागा है वो टूट रहा है,
तब मुझे लगता है मतदाता जगेगा और मतदाता इसका जवाब देगा। हाँ, एक डर मुझे जरूर लगता है, वो लगता है ईवीएम मैनेजमेंट का। मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ, मतदाता को ये डर जरूर है कि जिस तरीके से इस देश में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से प्रजातंत्र चुनाव होते रहे, ये एक व्यवस्था ऐसी हुई है जिसने हमारे विश्वास को, मतदाता के विश्वास को कमजोर किया है। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर मुझे कोई कारण नहीं लगता कि इस सरकार को अब जाना पड़ेगा। ईवीएम की बात आपने की है, उससे जुड़ी मैं आपसे एक खास बात पूछना चाहूंगा कि विंध्य और मालवा के इस संसदीय क्षेत्र को लेकर कई सवाल जो है वो उठते रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह का फीडबैक आपके पास आ रहा है? देखिए, मैं आपसे कहता हूं, इसके और पहले आपने विंध्य की बात, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर दो कद्दावर लोग चुनाव हारे। एक तो विंध्य की बात करें तो अजय सिंह हार गए, और मालवा की बात करें तो नरेंद्र नाटा जी चुनाव हार गए। तो क्या लगता है आपको कि ये परिणाम जो सामने था? मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। एक, किसान आंदोलन की जमीन पे कांग्रेस हार गई। उसके पहले व्यापारियों के आंदोलन में सूरत बड़ौदा में कांग्रेस हार गई। ये ऐसा क्यों होता है? 90 दिन तक सूरत बंद रहता है, 5 लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार होकर वहां से पलायन कर जाता है, और उसके बावजूद भी वहां पे कब बीजेपी जीत जाती है। यहां इतना हुआ, हमारे नौजवान मारे गए, किसान सड़कों पर आया, बगैर किसी नेतृत्व के वो सड़कों पर उतर आया, और यहां पर कांग्रेस, बीजेपी जीत जाती है। कहीं तो कुछ है। फिर इसका तीसरी बात कहता हूं, प्रधानमंत्री जी मंदसौर आए, न उनने किसान आंदोलन की बात की, न उनने किसानों की समस्या की बात की, न उन शहीद किसानों के लिए, किसान युवकों के लिए 2 शब्द सहानुभूति के बोले, उनके परिवारों के लिए बोले। और आप समझ रहे, क्या आप मानते हैं कि सारा किसान इस बात पे खुश हो गया कि उनने किसान आंदोलन का नाम ही नहीं लिया और उन लड़कों की शहादत का नाम नहीं लिया जिनने किसानों के मुद्दों के लिए दी थी? तो इसका मतलब यह है कि कहीं तो भाई कुछ और ऐसा है जिसे शायद हम आज नहीं पहचान पा रहे हैं, पर कल वक्त जरूर जिसको निकाल के लाएगा और बताएगा कि आंदोलनों की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतती है, और वो लोग जो आंदोलन को खड़ा करते हैं वो क्यों हार जाते हैं। धन्यवाद। ये थे श्री नरेंद्र नाटा, जिन्होंने एक बहुत खास बात उठाई है कि आंदोलनों की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीत जाती है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुजरात, जहां पे बड़े पैमाने पे जीएसटी को लेकर आंदोलन हुआ, जो शहर बंद रहे, जहां पे इंडस्ट्रीज बंद रही, जहां हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा वोटों से जीती। और ठीक उसी तरह जो मालवा है, जो किसान आंदोलन की जमीन है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती। एक बड़ा प्रश्न उन्होंने आज अपनी इस बात में खड़ा किया है। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफा हुसैन, नीमच।